नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम समागम में। हर बार हम अपने इस कार्यक्रम के जरिए आपको देश प्रदेश की जानी मानी हस्ती से रूबरू कराते हैं और जानते हैं उनके व्यक्तिगत जीवन के साथ उनके प्रोफेशन से जुड़ी कई बातें। तो आज हमारे कार्यक्रम की शख्सियत है प्रशासनिक अधिकारी श्री आनंद कुमार शर्मा जी, जिनके पास वर्तमान में जिम्मेदारी है मुख्यमंत्री ओएसडी के रूप में वे कार्य कर रहे हैं। तो आज हम उनसे जानेंगे कि उनका कार्यकाल कैसे रहा, पहले वो जब कलेक्टर और कमिश्नर रहे और आज अब वो वर्तमान में अपनी जो जिम्मेदारी निभा रहे हैं उसमें क्या उनको देखने को मिल रहा है। नमस्कार सर, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, बहुत धन्यवाद। सर, मैं आपसे बहुत सी बातें करूंगी। आपका जो वर्तमान जो काम है आपका सीएम सर के साथ में बहुत ही महत्वपूर्ण आप जिम्मेदारी निभा रहे हैं, इस बारे में तो मैं बहुत सी बातें करूंगी, लेकिन हम जानना चाहेंगे कुछ सालों पहले की आपकी बारे में जानना चाहेंगे जब आप एसडीएम रहे हैं। और उस समय जब आप एसडीएम रहे तब आपके पास अलग तरीके की जिम्मेदारियां, अलग तरीके की कार्यप्रणाली भी रहा करती थी, जो नो डाउट आज बहुत अलग है। और उस समय आप कई ज़िलों में रहे भी है, तो ऐसा कोई ज़िला या ऐसी कोई जिम्मेदारी जो आपने उस समय निभाई हो, जो आज भी आपको याद रहती है कि ये जो समय था उस समय मैंने इस तरीके का काम किया था और ये चुनौती थी मेरे सामने? देखिए, वैसे तो प्रशासनिक अधिकारी के जीवन में रोज़ का दिन एक नई चुनौती का होता है। जी कुछ जी न कुछ नया हमेशा होता रहता है। जी लेकिन विभिन्न कार्यकालों में मैंने अनेक ज़िलों में काम किया है। शुरुआत मेरी राजनांदगांव ज़िले से हुई थी, जो तब मध्य प्रदेश का भाग था, अब छत्तीसगढ़ का है। जी उसके बाद मैं नरसिंहपुर गया, सीहोर गया, हम्म, सागर गया, उज्जैन गया। जी बहुत सारे ज़िलों में मैंने नौकरी की है। हम्म, और उस दौरान फील्ड एक्सपीरियंसेस अलग-अलग विषयों पर अलग-अलग थे। मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों में अलग-अलग संदर्भ हैं। हम्म, उज्जैन मुझे ज़्यादा अपने दिल के करीब लगता है, जी 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 क्योंकि वहाँ भगवान महाकालेश्वर का मंदिर है। जी और उज्जैन जाने के बाद वही एकमात्र ऐसी जगह थी जहाँ मैं पोस्टिंग के बाद भी जाता रहा हूँ। जी। अब जब उज्जैन की बात ही निकली है और महाकालेश्वर जी की हम बात कर रहे हैं, तो आप एज ए एसडीएम उज्जैन में रहे हैं, तो उस समय जो उज्जैन की तंग गलियां थी और आज एक बहुत बड़ा कॉरिडोर बन गया है, तो मैं जानना चाहूंगी उस समय के उज्जैन के बारे में। उज्जैन में मेरी जब पदस्थापना हुई थी, तो एक दुर्घटना के बाद मुझे मैं उज्जैन का एसडीएम के साथ-साथ प्रशासक का कार्यकाल मुझे सौंपा गया था। लेकिन तब की भीड़ और अब की भीड़ में ज़मीन आसमान का अंतर है। तब जिस ज़माने में हम श्रावण के सोमवार में या महाकाल की सवारी में जिस भीड़ का अंदाज़ लगाया करते थे या जितनी भीड़ होती थी, उतनी अब सामान्य सोमवार में होने लगी है। तो भीड़ का अनुपात बहुत ज़्यादा बढ़ा है। दूसरी बात ये है कि जब मैं महाकालेश्वर मंदिर में प्रशासक बना, तभी मुझे पता चला कि अलग-अलग जगह से अलग-अलग प्रांत के तीर्थयात्री अलग-अलग माहों में आते हैं। जैसे बंगाल से आने वाले जो तीर्थयात्री हैं, वो दिवाली के बाद आते हैं। गुजरात से आने वाले तीर्थयात्री जो हैं, वो दिवाली के बाद आते हैं। तो ये कुछ दुर्गा पूजा के बाद आने, वो दिवाली, मतलब हर समय लोगों के आने का एक अलग-अलग सीज़न रहता है। अब वो मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो उस बढ़ी हुई मात्रा को दर्शन के लिए व्यवस्थित रूप से समाहित किया जा सके, इसके लिए ही जो माननीय मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने अपनी दूरदृष्टि से ये महाकाल लोक के लिए इतने सब प्रयास किए हैं। और सरकार के इस प्रयास से निश्चित ही जो आने वाले श्रद्धालु हैं, उनको कई गुना सुविधा की वृद्धि हुई है। लेकिन अभी भी चुनौतियाँ हैं, जो बहुत आपने कहा कि चुनौती हैं, वो चुनौती ये है कि इस महाकाल लोक के लोकार्पण के बाद दुनिया भर में जो प्रसिद्धि फैली है, उसमें पूरे देश और दुनिया से बहुतेरे लोग बढ़ के और कई मात्रा में अब दर्शन के लिए आ रहे हैं। तो वर्तमान प्रशासन के सामने भी अब ये चुनौती है कि आने वाली जनता को किस तरह से व्यवस्थित रूप से रखा जा सके, उनकी पार्किंग की क्या व्यवस्था की जा सके, उनके खाने-पीने के लिए क्या व्यवस्था की जा सके, इन सब के लिए भी अभी हमें निपटना होगा। निश्चित तौर पर यहाँ पर जब इतना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है तो कई तंग गलियों को तोड़ा भी गया होगा, कई लोगों के घर भी टूटे होंगे, उनको हो सकता है नई जगह भी मिली होगी। और उसके बाद जो है जिनकी दुकानें होगी, दुकानें टूटी होगी, तो ऐसे कई लोगों के बीच में कहीं ना कहीं
ऐसी संभावनाएँ भी होगी कि लोगों को लगा हाँ, अच्छा भी काम हुआ और कुछ लोगों को लगा कि हमारे साथ बहुत बुरा हुआ है। तो आपको क्या लगता है? ये बात तो सच है कि कॉरिडोर का विस्तार करने के लिए बहुत जगह लगी। जी। प्राइमरी जगह जो उस समय हम लोगों ने सोची थी वो यही थी कि जो इतनी ज़्यादा खाली जगह मिल सकती है उसका हुँ। कैसा अपन उपयोग कर सकते हुँ, हैं। हुँ, हुँ। लेकिन ये सही कहा आपने कि कई मकान भी इसके ज़द में आए हुँ, हुँ। और एक्सटेंशन करने के लिए कुछ दुकानों को भी शिफ्ट किया गया। ये लेकिन मुझे लगता है कि महाकाल की कृपा ही थी हुँ, हुँ। या वहाँ के जो उस समय अधिकारी सब पदस्थ थे हुँ, हुँ। उनकी सूझबूझ का परिणाम होगा। हमारे जो जनप्रतिनिधि थे हुँ, हुँ। उनके सहयोग की मैं बात करूँगा हुँ। कि उन लोगों को जो प्रभावित हो रहे थे हुँ। उनको बढ़िया बैठाल करके उनसे बात की गई हुँ, हुँ, हुँ। और उनके मुआवजे के बारे में उनको बदले में जो धनराशि या बदले में अल्टरनेटिव घर इत्यादि देने की बात की गई है, हुँ, हुँ, हुँ। उसको इतने तरीके से समझाया गया कि हुँ। आपको शायद आश्चर्य होगा कि 200-250 के आसपास तो मकान हटे वहाँ से। जी, जी, जी। लेकिन बिना किसी शोर-शराबे के, हुँ। बिना किसी प्रदर्शन के हुँ। और बहुत ही आराम से, सहूलियत से ये सब काम हुए। तो हुँ। मैं तो कहूँगा कि इसमें महाकाल की आशीर्वाद और दया ज़्यादा थी, बाकी हुँ। लोगों की समझदारी तो अपनी जगह है ही। जी, जी, जी। सर जिस स्वरूप में आज हम उज्जैन को देख रहे हैं वो बहुत ही उल्लेखनीय है और इस बारे में हम जो अब महाकाल के प्रशासक हैं जो उस दौरान भी रहे हैं, उनको भी हम बधाई देते हैं और मुख्यमंत्री जी को भी बधाई देते हैं कि इतना अच्छा उज्जैन हमें आज देखने को मिल रहा है और पर्यटन की दृष्टि से लोगों में जाना जा रहा है दुनिया में। देखिए, मैं तो केवल आपको धन्यवाद दूँगा, बधाई के निश्चित ही असली हकदार तो हमारे प्रदेश की सरकार और उसके मुखिया हुँ, हुँ। माननीय शिवराज सिंह जी हैं, जो जिनकी दूरदृष्टि के कारण ये सब चीज़ें संभव होती हैं। और सर आपके इतने दिल के करीब रहा है महाकाल और उज्जैन, तो निश्चित ही आपने कुछ न कुछ ऐसा काम किया होगा महाकालेश्वर जी के, उस बारे में आप बताइए? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ जी। कि महाकाल मंदिर में मैं 5 वर्ष के आसपास प्रशासक था जी। और मैंने वहाँ पर जो चीज़ें अनुभव की, हुँ, हुँ। वो कुछ ऐसी अतीन्द्रिय अनुभव थे हुँ, हुँ। जो चमत्कार के रूप में थे। जी। मैंने एक किताब भी उस पर लिखी है जी। और उस किताब का नाम है महाकाल के अद्भुत प्रसंग जी। और उसमें मैंने उन सब घटनाओं का उल्लेख किया है, जो मेरे वहाँ प्रशासक काल के रहते समय घटी हैं। हुँ, हुँ। सर अब मैं जानना चाहूँगी आप जब राजगढ़ कलेक्टर रहे हैं, उस समय आपने कई ऐसे उल्लेखनीय कार्य किए हैं और मतलब मुझे इसलिए भी मालूम है क्योंकि मैंने आपका उस समय दूरदर्शन के लिए एक इंटरव्यू भी लिया था, जब मैं आजीविका मिशन की स्टोरी कवर कर रही थी। तो सर उस बारे में आप बताइए कि आपने क्या वहाँ पर आजीविका मिशन की महिलाओं के लिए काम किया है? देखिए, राजगढ़ में जब मैं पदस्थ हुआ, जी। तब मैंने ये पाया कि ज़िला यद्यपि भोपाल के पास है, जी। लेकिन फिर भी कुछ न कुछ उसमें कमी है। हुँ, हुँ। कारण ये था कि ज़मीन जो है तवरवाड़ एरिया कहते हैं, उस एरिया की ज़मीन उतनी उपजाऊ भी नहीं थी, जी। पानी की कमी थी। हुँ, हुँ। इन दोनों चीज़ों को पूरा किया है सरकार के 2 बाँधों ने, जी। मोहनपुरा और कुंडालिया। जी, जी। और मोहनपुरा और कुंडालिया के बाँध बनने के बाद हुँ, हुँ। राजगढ़ की तस्वीर पूरी तरह बदल गई है। जी। वे स्थान, वे एरिये हुँ, हुँ। जो हम मज़ाक में कहा करते थे कि धरती लाल दिखने लगती है कि हुँ। जैसे कोई मंगल ग्रह में आ गया हो, हुँ, जी। वो अब हरी-भरी हरियाली धरती के रूप में परिवर्तित हो गई है। जी। तो ये 2 बहुत बड़े काम सरकार ने हुँ, हुँ। किए हैं जो राजगढ़ के लोगों के, कृषकों के लिए और वहाँ के निवासियों के लिए बड़ी चीज़ है। जी। लेकिन आजीविका मिशन की जहाँ तक बात है, हुँ, हुँ। ये काम वहाँ खुद राजगढ़ की महिलाओं ने किया हुँ, है। हुँ, हुँ। ये काम उनकी अंदर की जीवटता और जिजीविषा ने किया है। हुँ, हुँ। ऐसा कमाल गजब का किया है हुँ। कि बैंक की सखी से लेकर के हुँ, उन्होंने हुँ। खुद का अपना बैंक बना लिया, जी। जिसको रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक बैंक की मान्यता दी है। जी। तो ये एक बहुत बड़ा काम है। हुँ। महिला सशक्तिकरण को लेकर के हुँ, हुँ। इससे बड़ा उदाहरण और कोई नहीं हो सकता है हुँ, हुँ। कि एक अनपढ़ महिला हुँ, हुँ। किसी एक बैंक की डायरेक्टर के रूप में, अध्यक्ष के रूप में प्रतिष्ठित हो सकती है। हुँ, हुँ। ये उसकी इच्छा शक्ति हुँ, जो हुँ। अदम्य है और हुँ। उसकी जीवन को समझने की हुँ, और हुँ। समूह को सँभालने की क्षमता से उसको हासिल हुई।
स्वसहायता समूह की जो महिलाएं हैं उनके द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट को डिस्प्ले करने का एक आपने पहला प्रयास किया था इस तरीके का आजीविका बाजार के रूप में, क्योंकि पहले कहीं और था नहीं। तो उस समय की बात बताइए कि आपने उनके प्रोडक्ट को कैसे दुनिया के दूसरे कोने तक भी पहुंचाया है और उनको एक नया नाम भी दिया है। आजीविका मिशन की महिलाएं बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट बना रही थी। जी। एक सामान्य तौर पर जो गौ काष्ठ से बनने वाले उत्पाद हैं या अगरबत्तियां हैं या इस तरह की चीज़ें तो बड़ी सामान्य हर ज़िले में बनती हैं। राजगढ़ ज़िले में एलईडी बल्ब असेंबल करते थे लोग, जी, जी। लाइट्स बनाते थे, टॉर्चेस बनाते थे, फिनाइल बनाते थे। जी, जी। जो फिनाइल बाज़ार में मिलता है कमर्शियल रूप से उपलब्ध है, उससे कम कीमत का फिनाइल, वो भी गौमूत्र से बनाने का काम वहाँ की स्व सहायता समूह की महिलाएं करती थी। ये बड़ा गजब का प्रयोग था, जी। क्योंकि जो लोग अपनी गाय हैं उनको सड़कों पर वैसे ही छोड़ दिया करते थे। जब ये काम चालू हुआ तो वो गाय लोग बांधने लगे, क्योंकि उनके गौमूत्र को आजीविका सही समूह की महिलाएं खरीद लेती थी हाँ, और फिनाइल में उससे यूज़ करने के फिनाइल लिए। में यूज करती थी। बिल्कुल। तो ये गजब का परिवर्तन था। इन सारे परिवर्तनों को, इन सारी चीज़ों को एक रिकॉग्निशन मिल सके, एक पहचान मिल सके और लोग उस प्रोडक्ट को एक जगह पर देख सकें, इसके लिए उसकी शुरुआत हुई थी। बाद में वही आजीविका बाजार के स्थान पर ही बैंक की शुरुआत हुई और आज बैंक का हेडक्वार्टर भी वहीं है। जी। मुझे ये आपको बताते हुए हर्ष है और मुझे खुद भी आश्चर्य हुआ कि आईआईएम इंदौर से एक बच्चों का 12 या 14 बच्चों का एक प्रतिनिधि आया। वो अपनी इंटर्नशिप करने आजीविका समूह की महिलाओं के कामों के अध्ययन के लिए आया था। जब वहाँ आके उन्होंने देखा तो उन्होंने उनके एलईडी बल्ब की पैकेजिंग और उनको मार्केटिंग के लिए ऐप डेवलप किए, कंप्यूटर में उनके विज्ञापन चलाए और फिर जब मुझे आश्चर्य हुआ कि राजगढ़ की महिलाओं के बने एलईडी बल्ब बॉम्बे में जाकर के बिकने लगे। जी, जी। तो ये एक बड़ी चीज़ थी जिसका मैंने वहाँ पर अनुभव किया कि आदमी में यदि खुद कुछ करने की ताकत हो तो वो कितना कुछ हासिल कर सकता है। इच्छा शक्ति होना चाहिए तो ज़रूर जी, सफलता बिल्कुल। मिलती है। जी, जी, जी। सर, जिस तरीके से आप आजीविका मिशन के उल्लेखनीय कार्यों के बारे में आप बता रहे हैं कि जिस तरीके से उन्होंने इतने दृढ़ इच्छा शक्ति अपनी दिखाया और आज उनका आजीविका बाजार हो या उनके जो प्रोडक्ट है वो दुनिया के हर कोने में जा रहे हैं। इसके लिए सर मुझे ये भी याद आ रहा है कि ये जो इनके अंदर जो एक एकता का जो स्वरूप हमको देखने को मिलता है, जो उनके मुख्य कार्यपालन अधिकारी थे एलएम बेलवाल जी, उन्होंने उनको इसके लिए मोटिवेट किया और आज वो हम उनको देख पा रहे हैं इतने आत्मनिर्भर रूप में। तो यही उनका एक दायित्व भी ये भी देखा कि सीएम साहब ने रिटायरमेंट के बाद उन्हें फिर से आजीविका मिशन के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के तौर पर फिर से नियुक्त किया। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि जी। एलएम बेलवाल जो हैं वो काफ़ी समर्पित अधिकारी हैं। जी। मेरा सौभाग्य रहा है कि मैं और वो बरसों पहले खैरागढ़ में साथ में थे। वो वहाँ पर डीएफओ थे और मैं वहाँ एसडीएम था। जी, जी। तो बहुत ही समर्पण से काम करने वाले अधिकारी हैं। और असली बात तो ये है कि हमारे जो मुखिया हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी, वो आजीविका समूह की महिलाओं को लेकर के बड़े ही संवेदनशील हैं। जी, जी, जी। और उसको लेकर के उनके हृदय में एक अलग स्थान है। वो जी। चाहते हैं कि ये महिलाएं अपने पैरों पर कितनी अच्छी तरीके से खड़ी हो सकें, अपने परिवार का संबल बन सकें और इसीलिए वे आजीविका समूह को लेकर के हमेशा चिंतित रहते हैं और उनके लिए हमेशा उनकी सारी दुश्वारियों को दूर करने के लिए हमेशा आगे रहते हैं। बेलवाल साहब को लेकर के जब ये देखा गया कि उन्होंने जिस तन्मयता से काम किया था और माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये अनुभव किया कि उनके बने रहने से जो वो चाहते हैं वो ये बंदा इस काम को पूरा कर सकता है, तो उन्होंने बेलवाल साहब को वापस उसी काम के लिए एज ओएसडी जो है वो बिल्कुल सर, ये नियुक्त इसीलिए किया। उनको दोबारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी के तौर पर चुना, क्योंकि जो महिलाएं थी वो एक अधिवेशन में जहाँ मुख्यमंत्री जी उनको संबोधित कर रहे थे, वहाँ महिलाएं रोई, आंसुओं से रोई हो गई कि नहीं, आप तो हमारे उन एलएम बिलवाल जी को वापस लेकर आइए। ये मैंने खुद सुना था और वहीं से उन्होंने घोषणा करी थी कि हाँ, हो गया आपका काम, आपको हम उन्हीं को हम दोबारा पद पर लेकर बिल्कुल, आएंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। वो वैसे ही लोगों के हृदय में उतने गहरे तक, क्योंकि बेलवाल जी ने भी महिलाओं के इन समूहों के लिए बहुत हृदय से, दिल से, और वो बहुत ही एक बहुत ईमानदार और बहुत सच्चे और अच्छे अधिकारी हैं। तो उन्होंने उसी स्वरूप में हमारी महिलाओं के लिए काम किया था। जो काम
निस्वार्थ भाव से किसी के लिए करता है तो जनता भी वैसा ही प्रतिसाद अपने स्नेह और प्यार के रूप में वापस देती है। सर और यही कारण ये भी रहा है कि अब आपकी भी हम बात करें तो आपको भी रिटायरमेंट के बाद मुख्यमंत्री जी ने आपको अपने ओएसडी के रूप में आपको चुना। ये भी हम कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री जी देख लेते हैं कि कौन अच्छा काम करने वाला है, उनको कब तक अपने साथ जोड़ा जाए। तो यहाँ हम एक छोटा-सा ब्रेक लेते हैं। तो सर ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है। आपके इन उल्लेखनीय कार्यों के बारे में मैंने पेपर्स में भी सुर्खियाँ मैंने पढ़ी है और टीवी में भी देखा है कि आपने जन सुनवाई के लिए लोगों को कितनी जद्दोजहद करनी होती है और उस बारे में आपने एक प्रयास भी किया, उस बारे में भी जानना चाहूँगी। और दूसरा ये कि आपने विकलांग जो व्यक्ति है, बेरोज़गार लोग हैं, उनके लिए भी आपने काम किया है। तो उस बारे में आप बताइए? हमारी जो मध्य प्रदेश सरकार है उसका विकलांगों को लिए या इस तरह के जो समाज के संवेदनशील अंग हैं उनको लेकर के एक बड़ा ही सकारात्मक रुख रहा है। जब मैं राजगढ़ जिले में कलेक्टर था, विभिन्न हमारे जो ब्लॉक्स थे उसमें पर ब्लॉक 50 के हिसाब से ऐसे विकलांग जो सरकारी नौकरी में या कुछ धंधे व्यवसाय में काम करना चाहते हैं उनको बुलवाया। जिले स्तर पर उनकी स्क्रीनिंग की गई और स्क्रीनिंग करने के बाद उसमें से पहली बार में चूँकि हम प्रयोग कर रहे थे तो 50 बच्चे हमने छाँटे। उन 50 बच्चों को संयोग से हमारा एक पिछड़े वर्ग का हॉस्टल खाली था, तो उस हॉस्टल में हमने रहने की जगह दे दी और उनकी हमने लगभग 45 दिन ट्रेनिंग कराई। उस 45 दिन ट्रेनिंग में जो स्थानीय कुछ टीचर थे, कुछ प्रोफ़ेसर थे, कुछ अखबार के संवाददाता थे, उनको मैंने इनवाइट किया कि उनको पढ़ाएँ। और कुछ हमारे जो डिप्टी कलेक्टर थे, कुछ तहसीलदार थे, उन्होंने उन बच्चों को पढ़ाया और लगभग 45 दिन पढ़ाने के बाद 2-3 महीने के पश्चात जब परिणाम हमें मिलने लगे, तो 6 महीने बाद हमने पाया कि उस 50 में से लगभग 18 बच्चे किसी न किसी एग्ज़ाम में सिलेक्ट हो गए। तो ये एक बहुत बड़ा प्रयोग था जो मुझे लगा कि इस प्रकार से किया जा सकता है। तो एक दूसरी बात जो आपने कही जनसुनवाई के आवेदन, उसमें हुआ ये था दरअसल कि मैं वहाँ जब कलेक्टर था, तो एक आवेदक मेरे पास आया और उसने मुझे 2 दरख़्वास्त पुटअप की और जो उसने कहा उसमें डिफ़रेंस था। तो मैंने उस आवेदक से कहा कि भैया आप इसमें लिख के तो कुछ और लाए हो और आवेदन कुछ और कह रहे हो मुझसे, तो आप इस आवेदन को बदल लाओ, दूसरा लिखवा लाओ। तो उसने मुझसे कहा कि साहब इसमें तो मुझे फिर 50 रुपए लग जाएँगे। तो मैंने मनी मन सोचा कि इतना क्यों? तो मैंने कहा कि 50 रुपए कौन लेगा? तो उसने कहा कि बाहर जो टाइपिस्ट बैठा है, वो 50 रुपए फिर लेगा, 50 रुपए लगते हैं एक। राजगढ़ में जो आम जनता या हर ज़िले में जो आम जनता कलेक्टर के यहाँ पर जनसुनवाई के लिए आती है, उसके पास इतने पैसे नहीं रहते कि वो टाइपिस्ट को पैसे दे अपनी समस्याओं के लिए। तो हमने सोचा कि इसके लिए कुछ करना चाहिए। हम सब लोगों ने मिलके हमारी टीम थी। तो सबसे पहले हमने जो हमारे ट्राइबल के और एससी के, ओबीसी के
हॉस्टल के लड़के लड़कियां थे, उनको छांटा और उनको बिठाल के समझाया कि तुम लोग क्या कुछ अच्छा काम करना चाहते हो, बदले में तुमको 1 चाय और 2 बिस्किट मिलेगी। तो वो उसमें से कुछ लड़के लड़कियां तैयार हुए, फिर हमने उनकी बाकायदा ट्रेनिंग की, क्योंकि दरखास्त लिखना कोई आसान काम नहीं होता है। और उसमें से ऐसे 100 सवा 100 बच्चों में से हमने 20 बच्चे बच्चियां छांटे, उसमें लड़कियां भी थीं और लड़के भी थे, और उनको छांट करके हमने उनकी ट्रेनिंग कराई कि दरखास्त कैसे लिखते हैं। और फिर उनको कलेक्ट्रेट में जहाँ से आवेदक आते थे, एक बेंच लगा दी उनके, और वहाँ पर एक बोर्ड लगा दिया कि निःशुल्क रूप से यहाँ पर दरखास्त लिखी जाती हैं, आपको किसी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, ये प्रयोग बहुत सफल रहा। मुझे लगता है कि जो फ्री में लोगों को दरखास्त लिखने मिली, वो तो उनके लिए एक उपलब्धि थी। वो नए जो हमारे नौजवान पीढ़ी थी किशोर अवस्था में, उनको सामाजिक सरोकार से एक साक्षात्कार का मौका मिला। उनको लगा कि ज़माना कैसा है, लोगों को किस तरह की समस्याएँ हो सकती हैं, तो उससे एक डायरेक्ट उनका कनेक्शन, ये एक बहुत बड़ा प्रयोग था। और बच्चे-बच्चियाँ इतने खुश थे कि बाद में तो हमारे पास इतनी भीड़ आने लगी, तो हमने रोटेशन करना पड़ा कि इस वाले हफ्ते में आप आओगे, अगले हफ्ते में आपको नहीं, दूसरे को रखेंगे। ये बड़ा ही उल्लेखनीय कार्य रहा सर। और दूसरा एक और आपने उल्लेखनीय काम किया था बाल विवाह रोकने के लिए। उसके लिए उसी समय एक नया एक शब्द भी जुड़ा था कि बाल विवाह जो बच्चियाँ रोकती हैं उनको ब्रांड एम्बेसडर बनाने का। तो इस बारे में आप बताइए कि आपने राजगढ़ में ये भी एक बहुत अच्छा काम किया है। बाल विवाह किसी भी रूप में उचित और सही नहीं, ना तो संविधान हमारा इसकी इजाज़त देता है और ना ही विज्ञान इसकी इजाज़त देता है। सामाजिक मूल्यों के लिहाज से भी ये बहुत बुरा है। प्रदेश सरकार तो बिल्कुल ही इसकी हिमायती नहीं है कि ऐसी हो जाए, तो हम सब मिलके प्रयत्न करते हैं। लेकिन हम लोगों ने ये देखा कि बाल विवाह में केवल विवाह होने के समय यदि केवल रोका जाए और डराया जाए, तो वो उतने सफल प्रयोग होता नहीं। हालाँकि हम लोगों ने लगभग 300 से अधिक बाल विवाह उस जगह पर रोके थे। मुझे याद है कि कम से कम 10 तो हम लोगों ने केसेस दर्ज किए थे उन संगठनों के खिलाफ, जो ऐसे आयोजन करते थे और उसके अंतर्गत बाल विवाह हो जाया करते थे। लेकिन हमने फिर स्कूलों में, बस्तियों में, खास करके लड़कियों को और छोटे किशोर अवस्था के बच्चों को ये समझाना और बताना चालू किया। और उसमें हमने नर्तक दल बनाए। एक राजगढ़ में बहुत अच्छे पेंटर हैं, घनश्याम मौर्य, वो जे स्कूल ऑफ आर्ट्स से, फाइन आर्ट्स से गोल्ड मेडलिस्ट हैं, बॉम्बे में रहते हैं, राजगढ़ के निवासी हैं। वो आए तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप इतने बड़े कलाकार हो, आप हमारे साथ चलो। हमने मिल के गाँव-गाँव में जा कर के सभाएँ की, वो बढ़िया चित्र बनाते और अच्छी भाषण शैली में लोगों को बोलते कि बाल विवाह क्यों गलत है, नृत्य करते, प्रहसन करते। ये जागरूकता आने लगी कि समाज में लड़कियां जो थीं वो खुद मना करने लगीं कि अब बाल विवाह हम नहीं करेंगे। तो नरसिंहगढ़ का मुझे याद है, जो आपने एक ज़िक्र किया ब्रांड एम्बेसडर का, तो एक लड़की थी, वो 14-15 साल की लड़की रही होगी और कम उम्र रही होगी। उसने अपने बाल विवाह के लिए विरोध किया, घर में माँ-बाप को मना किया, और जब माँ-बाप नहीं माने तो उसने छोटे भाई को अपने बताया, और छोटे भाई ने थाने में जाके रिपोर्ट चुपचाप लिखाई कि मेरी दीदी का ज़बरदस्ती ये लोग शादी कर रहे हैं। दोनों भाई-बहन गए, फिर पुलिस गई, जैसा होता है हम लोगों ने इंटरवीन किया, अधिकारी भेजे, उनके माँ-बाप को समझाया कि दिस इज़ बैड, ये अच्छी बात नहीं है, बच्ची को पढ़ने दीजिए, जब पढ़ लिख जाए तब उसकी शादी करिएगा। वो शादी नहीं हुई। उस लड़की की बहादुरी के लिए हमने उसको एक मिसाल बनाया, उसको ब्रांड एम्बेसडर नाम दिया। और जब गाँव में, स्कूलों में हम जाते, उसको खड़ा करते और कहते कि देखो ये बच्ची है, इसने ताकत से आगे आके, हिम्मत से आगे आके ये कहा कि नहीं, मैं बाल विवाह नहीं करूँगी, और देखिए आज कितनी खुश है, पढ़ रही है। तो ये जागरूकता समाज में धीमे-धीमे फैलने लगी। मुझे लगता है कि अब काफ़ी कुछ जागरूक समाज राजगढ़ में हो गया है, और बाल विवाहों में निश्चित ही कमी आई हो। तो सर अब मैं जानना चाहूँगी कि आप एज़ अ कमिश्नर सागर में भी रहे हैं, तो वहाँ का कुछ आप ऐसा बताइए कि वो भी एरिया एक इस तरीके का कि वहाँ पे घर-घर में बीड़ी बनाने का काम चलता है और राजनीति भी बड़ी चलती है, तो वहाँ का कुछ आप बताइए? शुरुआत में तो बहुत ज़्यादा वहाँ पर लोग इसमें इन्वॉल्व रहा करते थे। अभी भी
घर घर में बीड़ी बनाने का वहाँ काम होता है। सरकार ने बीड़ी मज़दूरों के हित में बहुत सारे काम और प्रयोग भी किए हैं और केंद्र सरकार की तरफ से बीड़ी मज़दूरों के लिए एक अलग से हॉस्पिटल का भी वहाँ पर स्थापना की गई है जो उनके स्वास्थ्य के लिए काम करता है। एक प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर जो मैं काम करता था या हम करा करते हैं वो ऐसा है कि हम जो सरकार की नीतियां हैं उनको मूर्त रूप से ज़मीन में उतारने का काम करते हैं। लेकिन जो आज भूमिका है वो डिफरेंट है। जनप्रतिनिधियों और माननीय मुख्यमंत्री के बीच में जो मेरी एक भूमिका है वो कोई बहुत इम्पोर्टेंट तो वैसी नहीं है। जनप्रतिनिधियों से स्वयं मुख्यमंत्री सीधा संवाद रखते हैं। मेरा काम तो केवल ये है कि कई बार माननीय मुख्यमंत्री जी दौरे में होते हैं या कहीं बाहर रहते हैं, तो उस दौरान यदि कोई जनप्रतिनिधि अपनी बात सीएम साहब तक पहुंचाना चाहते हैं तो मैं उनका एक माध्यम बन जाता हूं। कई बार जनप्रतिनिधियों के माध्यम से जो मुझे फीडबैक मिलता है वो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को अपनी तरफ से पहुंचाता हूं। उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं निर्णय लेते हैं। जी। तो सर यहाँ हम अपने इस कार्यक्रम को विराम देते हैं और हमने आपसे बहुत सी ऐसी बातों के बारे में जाना कि आपने किस तरीके से कलेक्टर और कमिश्नर रहते हुए बहुत अच्छे काम किए उल्लेखने का, जिनको आज भी हम याद करते और शायद एक वानगी भी बनी हुई है। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। जी जी धन्यवाद, नमस्कार। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे किसी और नई शख्सियत के साथ। तब तक मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।